वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 9th स्टैंडर्ड की बिहाइव बुक का 4th चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड करेंगे। द चैप्टर इज अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन। वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे और ये जो टाइटल दिया गया इट ऑल्सो रेफर्स टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब ब्यूटीफुल माइंड वो होता है जो क्या सोचे कि मुझे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किसको, ह्यूमैनिटी को, टुवर्ड्स दी सोसाइटी। वो माइंड क्या होता है? ब्यूटीफुल माइंड होता है। और हमारे एल्बर्ट का माइंड भी उन्हीं में से एक है। ये उनकी एक छोटी सी बायोग्राफी है जिसमें उनकी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हाईलाइट होती हैं कि उनका मैथ्स में कैसे इंटरेस्ट था, फिजिक्स में भी वो इंटरेस्टेड थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो उनकी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक थी, जो उनके माइंड को ब्यूटीफुल बनाती है, वो क्या है? उनकी ह्यूमैनिटी। इसके अलावा वो वर्ल्ड पीस, नॉन वायलेंस, इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचते थे। एंड नो डाउट हिज माइंड इज प्योर एंड ब्यूटीफुल माइंड। नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ कब हुआ? 14 मार्च 1879 में। कहाँ पर? सिटी ऑफ उल्म, जो कहाँ पर है? जर्मन में। नाउ विदाउट एनी इंडिकेशन मतलब कोई ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता था दैट ही वॉज डेस्टिन यानी भाग्य, कि उसके भाग्य में इतनी बड़ी ग्रेटनेस लिखी है, इतना बड़ा पर्सन बनना लिखना है, इतना बड़ा साइंटिस्ट बनना लिखा है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। वो कहते हैं कि इसके विपरीत उसकी मदर जो है क्या सोचती थी कि एल्बर्ट एक फ्रीक है। फ्रीक क्या होता है? कि एक अजीब सी हॉरिबल चीज़, मतलब उसका जो बच्चा है एल्बर्ट, वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करता है, देखता है, सोचता है, मतलब वो एबनॉर्मल है। दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड फ्रीक। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज। उसके लिए उसका जो सिर था वो बहुत बड़ा था, मतलब बाकी बच्चों के जैसे नहीं था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। अब जब वो 2.5 ईयर का हो गया तब भी आइंस्टाइन कुछ बोलता नहीं था। एंड वेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा तो वो क्या करता? ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। अटर का मतलब होता है बोलना। वो हर बात 2 बार बोलता। आइंस्टाइन डिडंट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करते हैं। तो उसके जो प्लेमेट्स होते थे वो उसको क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग। So the youngster played by himself much of the time. Youngster here refers to Einstein. तो आइंस्टाइन क्या करता था? मोस्ट ऑफ द टाइम खुद के साथ ही खेलने में बिजी रहता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। उसको सबसे ज़्यादा क्या अच्छे लगते थे? जो मैकेनिकल टॉयज होते थे, मतलब कोई भी ऐसा टॉय जिसके अंदर मशीनरी हो, दैट वन। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सिट फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। क्या हुआ कि जब उसने अपनी एक न्यू बॉर्न सिस्टर को देखा, सिस्टर का नाम क्या था? माजा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि उसको क्या पसंद थे? मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे। तो उसको ये लगा कि उसकी ये जो सिस्टर है ना, ये भी एक टॉय है। और वो उसको देख के क्या बोलता है कि ठीक है फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, कि इसके व्हील्स का है, मतलब इसके नीचे के पहिए का है, मे बी उसके पाँव हिडन हो। दैट्स वाई ही सेड लाइक दैट। नेक्स्ट, अ हार्ड मास्टर once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. अब उनके जो हेडमास्टर थे, टीचर थे, उन्होंने उसके फादर को एक बार कहा था कि आइंस्टाइन कुछ भी चीज़ चूज़ करे, अपने प्रोफेशन का कुछ भी, मतलब कोई भी एज अ प्रोफेशन चूज़ करे, वो फ़र्क ही नहीं पड़ता उस बात से। क्यों? क्योंकि वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा, किसी भी चीज़ में नहीं होगा। आइंस्टाइन बिगिन लर्निंग। अब आइंस्टाइन ने क्या सीखना शुरू किया? वायलिन एट द एज ऑफ 6। और ये सीखना क्यों शुरू किया? क्योंकि उसकी मदर चाहती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? ही बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। एमेच्योर मतलब शौक हो जिसको। पहले तो उसने सीखा क्योंकि उसकी मदर चाहती थी, लेकिन बाद में उसका एक शौक बन गया और उसने अपनी स्किल को, ये जो वायलिन बजाने की जो स्किल थी, उसको मेंटेन भी रखा थ्रू आउट हिज लाइफ। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। वो कहते हैं कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था वो कोई बुरा बच्चा नहीं था, मतलब कोई नालायक नहीं था। ही वॉज गुड, इंटेलिजेंट। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच। वो हाई स्कूल में जाता था। म्यूनिच इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, मीन्स अब वो कहाँ पर आ गए? उल्म टू म्यूनिच। पहले वो उल्म में थे ना।
वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। सो यहाँ पर वो लोग कब मूव किए थे, जब वो कितने टाइम का था, 15 मंथ ओल्ड था, तब वो उलम से कहाँ आ गए, मुनिच आ गए। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, अच्छे मार्क्स आए उसके सभी सब्जेक्ट्स में। आइंस्टाइन हेटेड, लेकिन वहाँ पर क्या था म्यूनिच में, उसको स्कूल की जो रेजिमेंटेशन थी, रेजिमेंटेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग जो डिसिप्लिन के रूल्स बनाए जाते हैं, वो उसको उनसे नफरत थी, उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, जिसकी वजह से उसका टीचर्स के साथ क्लैश भी हो जाता था, भिड़ जाता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड, मतलब कि जब वो 15 एज का हुआ तो उसे वहाँ पर दम घुटने लग गया, वहाँ पर स्टिफल्ड होता है दम घुटना, उसका वहाँ पर इतना दम घुटा दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, उसने वो स्कूल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। अब क्या हुआ कि पिछले साल एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो कहाँ पर चले गए, मिलान, इट्स अ प्लेस इन इटली, और उन्होंने अपने बेटे को यानी आइंस्टाइन को कहाँ छोड़ दिया, अपने रिलेटिव्स के यहाँ, ठीक है। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, मतलब एक लंबी डिस्कशन होने के बाद, एक लंबी बहस होने के बाद, बहस किस टॉपिक पे कि वो वहाँ पर पढ़ना नहीं चाहता था, आइंस्टाइन ने अपनी विश सामने रखी, उसने ये बोला कि मैं अपनी एजुकेशन को कहाँ पर कंटिन्यू करना चाहता हूँ, स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पर क्या बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, और ये एक ऐसी सिटी थी जो क्या थी, मोर लिबरल देन म्यूनिच, म्यूनिच से ज़्यादा लिबरल थी। लिबरल का मतलब क्या है कि ये सिटी ऐसी थी जहाँ पर लोगों की रिस्पेक्ट की जाती थी, उनकी फीलिंग्स को समझा जाता था, उनके ओपिनियंस को समझा जाता था, उसकी रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंड दोनों चीज़ें होती थी। दैट्स वाई ही प्रेफर स्विट्ज़रलैंड एज कम्पेयर टू म्यूनिच। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। अब आइंस्टाइन जो थे वो मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, इसके अलावा उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में भी था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ख़त्म होने के बाद, मतलब जब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली स्कूल में, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो कहाँ पर पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में, जो कहाँ पर है, ज़ुरिच में है। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मोस्टेक। वो कहता है लेकिन साइंस ही सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस डैशिंग यंग मैन को अपील कर रही थी, यानी इसके अलावा भी कुछ है। और ये एक ऐसा मैन है, कैसा, विद द वॉलरस मोस्टेक। वॉलरस क्या होता है, सी हॉर्स, दराई घोड़ा जो होता है उसको बोलते हैं, और मोस्टेक आपको पता है, मूंछें। और आई थिंक इन्होंने ये कंपैरिजन इसलिए किया है क्योंकि ये जो सी हॉर्स होता है ना, उसके आगे अगर आप देखो तो बहुत बड़े बड़े आइवरी टीथ होते हैं, बहुत लंबे लंबे, नीचे की तरफ झुके हुए, तो मे बी उसकी जो मोस्टेक होगी वो उस शेप में होगी, दैट्स वाई इट इज़ कंपेयर टू वॉलरस। तो साइंस ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस डैशिंग मैन को, वॉलरस मोस्टेक वाले मैन को अट्रैक्ट करती थी, कुछ और भी था। क्या था वो देखते हैं। He also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मैरिक। अब उसका इंटरेस्ट किस में था, उसकी एक फेलो स्टूडेंट में, जिसका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature। उसे लगा कि ये बड़ी सही है, ये क्लेवर क्रिएचर है, शार्प है, इंटेलिजेंट है, चालाक है, ये सही है। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। ये यंग सर्ब यानी ये जो गर्ल थी ये कहाँ से आई थी, सर्बिया से बिलोंग करती थी, दैट्स वाई शी इज़ कॉल्ड सर्ब, ठीक है। अब वो स्विट्ज़रलैंड में क्यों आई थी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी थी जुरिच में, वो कुछ ही मतलब फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जो है यूरोप की, उसमें से एक थी जहाँ पर वुमेन को डिग्री दी जाती थी, इसलिए वो पढ़ने के लिए यहाँ पर आई थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर ऑल एली अगेंस्ट द फेलिस्टाइंस। अब एली का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, ठीक है, और फेलिस्टाइंस का मतलब क्या होता है कि वो पर्सन जो आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक को पसंद ना करता हो। तो आइंस्टाइन ने ये देखा, उसमें अपनी दोस्त देखी। क्यों देखी, क्योंकि वहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा था, कोई भी आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक को प्रेफर नहीं करता था, उसको गलत माना जाता था, लेकिन ये दोनों इस चीज़ को प्रेफर करते थे। एंड दैट्स वाई ही सेड दैट कि मैंने उसमें अपना दोस्त देखा, क्योंकि उन दोनों का इंटरेस्ट सेम निकला। Those people in his family and the university with whom he was constantly at odds, वो कहते हैं चाहे उनके परिवार के लोग थे या फिर यूनिवर्सिटी में भी जिनके साथ वो रहते थे, वो भी
कॉन्स्टेंटली उनके साथ इसकी एडवर्ड्स, मतलब कि वो भी इसके फेवर में नहीं होते थे, नॉट इन फेवर ऑफ दिस। किसके फेवर में? कि आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक के फेवर में। द कपल फेल इन लव, भाई प्यार हो गया दोनों को। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। अब क्या हुआ? लव लेटर भी शुरू हो गए, ठीक है। लेटर सर्वाइव होने लगे एक दूसरे के बीच में, जिस लेटर में वो क्या करते, अपनी अफेक्शन को, अपनी फीलिंग्स को किस में लिखते? वर्ड्स में लिखते। लेकिन कैसे लिखते? मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। अब जब वो लिखते थे ना, तो साइंस, आपको पता है कि अब दोनों साइंस के स्टूडेंट हैं भाई, और उसमें क्या करते? साइंस के साथ अपनी फीलिंग्स को मिला देते। टेंडरनेस, यू कैन से सॉफ्ट फीलिंग्स जो थी उनकी, वो। रॉट आइंस्टाइन, अब उसने ना एक सैम्पल दिया उसके लेटर का। आइंस्टाइन लिखता है क्या? हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और प्राउड फील करूँगा अगर हम दोनों मिलके, जिस पे हम काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे थे वो दोनों? रिलेटिविटी पे काम कर रहे थे। उस प्रोजेक्ट को, जो भी उनका वर्क है रिलेटिविटी के रिगार्डिंग, उसको कहाँ ले जाएं? एक विक्टोरियस कंक्लूजन पे ले जाएं। विक्टोरियस होता है जीत, मतलब जिसका कंक्लूजन क्या हो? जीत हो। देन आई विल फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में जब वो 21 ईयर की एज में थे, आइंस्टाइन जो थे उन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन तो कर ली थी, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे। उन्होंने काम किया एक टीचिंग असिस्टेंट की तरह, फिर बाद में वो प्राइवेट लेसन्स देने लगे, और फाइनली उन्हें एक जॉब मिली 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट की। कहाँ पर? पेटेंट ऑफिस इन बर्न में। बर्न कहाँ है? जर्मनी में। While he was supposed to be assessing other people's inventions, ये कहते हैं कि हालांकि उनका काम क्या होता था? असेस का मतलब होता है चेक करना, दूसरे लोगों की इन्वेंशंस को चेक करना। लेकिन इस दौरान आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज इन सीक्रेट, मतलब सीक्रेटली, चुपचाप वो अपनी इन्वेंशंस को, अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड, और वो जोक करते हुए क्या बोलते हैं? उनका जो डेस्क ड्रॉर होता है, मतलब जिस डेस्क के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ब्यूरो यानी ऑफिस ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ से उन्होंने बिगनिंग की थी क्या करने की? अपनी इन्वेंशंस करने की। दैट्स वाई वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity according to which time and distance are not absolute। वो कहते हैं कि 1905 में आइंस्टाइन ने एक स्पेशल थ्योरी दी रिलेटिविटी की, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि टाइम और डिस्टेंस जो होते हैं ना, वो एब्सोल्यूट नहीं होते, मीन्स फिक्स नहीं होते। अब इसने कुछ एग्जाम्पल दिया है। इससे पहले जो मैं आपको बोलूँगी ना, बहुत ध्यान से सुनना, तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि ये क्या कहना चाहता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है? देखो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। मान लो मैं कंसीडर करती हूँ स्पीड जो है, लाइट की स्पीड की बात कर रही हूँ मैं, वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब जो है मेरे को क्या निकालना है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसी भी जगह जाने का है 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, और उस 12 किलोमीटर को कवर करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है? 4 आवर्स। तो मैं क्या करूँगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम 12/4 करूँगी, इसको डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया? 3 मेरी क्या आ गई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था ना। सिमिलरली मैंने क्या किया? पहले मेरा डिस्टेंस 12 किलोमीटर था, अब मैंने क्या कर दिया? 9, ठीक है। टाइम मेरा पहले 4 आवर लग रहा था, अब मैंने क्या कर दिया? 3। अब मैं फिर से इसको डिवाइड करती हूँ 9/3 को, तो क्या आएगा आंसर? 3। देखो, पहले भी स्पीड 3 आई, अभी भी स्पीड 3 आई, दोनों बार सेम आई ना। तो ये जो आइंस्टाइन था, इसकी थ्योरी ये कहती थी कि अगर आपको स्पीड को सेम रखना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस और टाइम को हमेशा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं साइंस में कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको समझ में आ सके। और इसने एक एग्जाम्पल दिया, उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, सपोज करो 2 बच्चे हैं कोई भी, ठीक है। एक बच्चा तो क्या है? प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा है, मतलब प्लेटफॉर्म पे किसी बेंच पे बैठा है, और एक बच्चा और है जो कहाँ है? ट्रेन के अंदर, ठीक है। दोनों बच्चों ने वॉच पहनी हुई है। अब दोनों बच्चों ने वॉच पहनी हुई है, उसकी वो ट्रेन में है और ये बाहर है। जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर
पर सेकेंड। क्लियर। अब वो बच्चा ट्रेन में गया। अब ये क्या है, ये इमेजिनेशन है। जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही है, जो बाहर बैठा हुआ बच्चा है ना, उसको ये लगता है कि जैसे ट्रेन की लेंथ हमें कम होती हुई दिखाई देती है ना, जब हम प्लेटफॉर्म पे बैठ के देखते हैं तो लगता है ट्रेन और कम हो गई और कम हो गई, छोटी होती हुई दिखाई देती है। तो जो प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ बच्चा है, उसका ये मानना है कि जो ट्रेन में बच्चा गया है, एक तो ट्रेन की लेंथ कम हुई है और उसकी क्लॉक में जो टाइम है वो भी क्या हुआ है, स्लो हुआ है। क्लियर। ऐसा किसको लग रहा है, प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए बच्चे को। अब क्या होता है कि आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद जो बच्चा ट्रेन में था, जब वो वापस आता है, जब वो बच्चा वापस आता है तो वो क्या है, उसके लिए तो सिर्फ एक हफ्ता ही बीता है। ठीक है। जब वो वापस आता है तो दोनों ना अपनी अपनी क्लॉक चेक करते हैं। ठीक है। जो प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था वो भी, और जो ट्रेन में घूम के आया है वो भी। अब आप ये नोटिस करो कि दोनों के जो क्लॉक होगी उस पर टाइम सेम होगा, नहीं होगा। दोनों के जो टाइमिंग होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि जो बच्चा आया, ट्रेन से आया, उसके लिए तो क्या था, सिर्फ एक हफ्ता ही बीता। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, जो बच्चा प्लेटफॉर्म पे बैठा था उसने ये ऑब्जर्व किया कि अर्थ के कितने ईयर गुजर के बुढ़ा हो गया वहाँ बैठे बैठे। मतलब टाइम दोनों का क्या हुआ, वेरी हुआ ना। दोनों की क्लॉक ने सेम टाइम नहीं दिखाया। जब वो चले थे तो दोनों का सेम था। अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करती हूँ। इंडीड 2 परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स। वो कहते हैं 2 परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक यानी जिसमें दोनों में सेम टाइम है। सेम टाइम कैसे है, वही दोनों बच्चे, एक प्लेटफॉर्म पे बैठा था एक अंदर था, दोनों में सेम टाइम था। विल नॉट कॉन्टिन्यू टू शो द सेम टाइम। वो दोनों सेम टाइम नहीं दिखाएंगे। कब नहीं दिखाएंगे, इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी। अगर एक जर्नी करने के बाद वो दोनों वापस आते हैं तो। अब जो बाहर बैठा था एक अंदर था, एक की जर्नी कंप्लीट हुई, वो बाहर ही बैठा रहा, और दोनों के क्लॉक में क्या था, टाइम अलग अलग था। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। जब क्या होगा, अगर एक बच्चा बहुत तेज़ मूव कर रहा है, तेज़ मूव कौन कर रहा है, जो प्लेटफॉर्म पे बैठा है, और अदर यानी जो बच्चा ट्रेन के अंदर था, उसकी स्पीड, उसकी क्लॉक क्या दिखा रही थी, कम टाइम दिखा रही है। रिलेटिव वर्ड इसीलिए यूज़ किया है कि उल्टा है, कि जो ट्रेन के अंदर है उसका टाइम क्या था, स्लो, एज कंपैरेटिव टू द बॉय हु वाज सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जिसकी घड़ी क्या दिखा रही थी, बहुत टाइम फास्ट दिखा रही थी। फ्रॉम दिस ही फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला। और इन सब को कंक्लूड करते हुए, देखते हुए, उसने एक फेमस फार्मूला दिया हमें, जो क्या डिस्क्राइब करता है, रिलेशनशिप बताता है मास और एनर्जी का। और क्या फार्मूला दिया, E इज इक्वल टू mc²। E स्टैंड करता है एनर्जी के लिए, M स्टैंड करता है मास के लिए, और C क्या होता है, स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पर एयर नहीं होती है। तो मतलब अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो आपको मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ, c² के साथ, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम के साथ। और स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको पहले ही बता दी क्या थी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आइंस्टाइन ने एक बात और भी कही है, वो कहते हैं कि अगर आप किसी सुंदर सी प्यारी सी लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठ के गप्पे मारो तो भी आपको क्या लगेगा कि सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं। लेकिन अगर आपको किसी हॉट स्टोव के ऊपर, मतलब जलते हुए स्टोव के ऊपर 2 मिनट भी बैठना पड़ जाए ना, तो ऐसे लगेगा जैसे 2 घंटे हो गए हैं। मतलब 2 आवर्स इज इक्वल टू 2 मिनट। इन शॉर्ट की जो टाइम है वो वेरी करता है, दैट्स रिलेटिविटी। नेक्स्ट, वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स। कहते हैं आइंस्टाइन जो था वो बिजी था, जो फिजिक्स की ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इस दौरान उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो अनरेवलिंग मतलब कि वो फॉल हो रही थी, खराब हो रही थी। एल्बर्ट हैड वॉन्टेड टू मैरी। एल्बर्ट किससे शादी करना चाहता था, मिलेवा से, राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई ख़त्म करते ही। लेकिन उसकी मदर जो थी वो इसके अगेंस्ट थी। उनको ये लगता था कि जो मिलेवा है, एक तो वो उसके बेटे से यानी आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, और उसे लगता था नहीं ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। सेकेंडली शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, जिसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी उसकी मदर। और वो कहती हैं कि शी इज़ अ बुक लाइक यू, ये भी तेरी तरह किताबी कीड़ा ही है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और इस चक्कर में क्या हुआ कि जो उनकी शादी थी उसको थोड़ा सा टाल दी गई। ठीक है। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903
1903 और फिर क्या हुआ, फाइनली इन्होंने शादी कर ली 1903 में और इसके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर जो मैरिज है फ्लैटर्ड, मतलब वीक होने लगी, उनका जो बॉन्ड था वो कमज़ोर होने लगा। मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, नेचुरल है, और उसका क्या था एम्बिशन, यानी जो भी उसका कैरियर को लेके जो भी उसकी थिंकिंग थी वो सारी ख़त्म हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में चली गई थी जो थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब बच्चे, फैमिली, हाउसवाइफ टाइप, तो वो अपने इस सब चीज़ों को मिस कर रही थी एंड बिकमिंग, और वो क्या बन गई थी, एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई थी आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्सोनेंट फाइटिंग। और इस वजह से क्या होता रहा कि उन दोनों के बीच में काफ़ी टाइम तक लगातार लड़ाई झगड़ा चलता रहा एंड कपल ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि हम डिवोर्स लेंगे, और डिवोर्स हुआ 1919 में। अब डिवोर्स होते ही आइंस्टाइन ने क्या किया, उसी ईयर में अपनी कज़न एल्सा के साथ शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to वर्ल्ड फेम। अब आइंस्टाइन का जो ये अपना पर्सनल चैप्टर था, मतलब किसके साथ शादी होना, एल्सा के साथ शादी होना, इधर से शादी हुई, उसके साथ साथ क्या हुआ, उसको वर्ल्ड फेम मिला, मतलब पूरे वर्ल्ड में वो फेमस होता गया। इन 1915 में उसने अपनी पब्लिश की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने क्या किया, एक न्यू इंटरप्रिटेशन दी ग्रेविटी को, मतलब एक नई जो सोच थी, नई इंटरप्रिटेशन दी ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी यू नो वेरी वेल कि ऊपर से कुछ भी गिरता है तो वो नीचे आता ही है, मतलब नीचे से अट्रैक्शन होती है। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और जो भी उसने इंटरप्रिटेशंस की वो बिल्कुल सही थी। वो कैसे पता चला कि जब 1919 में एक्लिप्स होता है ग्रहण लगना, तो जब सूर्य ग्रहण हुआ 1919 में, उसने ये बात बिल्कुल प्रूफ कर दी कि इसने जो भी कैलकुलेशंस की थी वो बिल्कुल सही थी। क्या कहता है वो, आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ये कहता है मान लो कोई भी फिक्स स्टार्स है, ठीक है, उसके अंदर से लाइट निकलेगी और वो कहाँ पर जा रही है, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में। जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना, वैसे सन का भी होता है। क्या है कि स्टार्स से जो लाइट निकल के कहाँ पर जा रही है, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में जा रही है। तो जब वो जाती है तो ये कहता है कि कितने एक्सटेंट पे, मतलब जब वो मूव करती है तो कितना मूव कर रही है, कितनी डिग्री पे मूव कर रही है, कितना वो डिफ्लेक्ट हो रही है। डिफ्लेक्ट होना मतलब डायरेक्शन चेंज करना, डायरेक्शन तो नेचुरल है चेंज होगी। जब वो स्टार से निकल के सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करेगी तो वो जो लाइट है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना, कितना मूव कर रही है, कितने डिग्री पे कर रही है, ये बिल्कुल करेक्टली इसने कैलकुलेट करके हमें पहले ही बता दिया था। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने इसके इस वर्क को क्या नेम दे दिया, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया कि हाँ भाई इसने क्या किया, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन लेके आया है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में 1921 में, और इसके अलावा ही वो शोवर्ड विद, मतलब उसके ऊपर बौछार होती रही ऑनर्स की, सम्मान की, और इसे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से इन्विटेशंस मिलते रहे, कभी कहाँ हो कभी कहाँ हो, एंड लॉडेड बाय द प्रेस, लॉडेड यू कैन से प्रेज्ड बाय द प्रेस। When the Nazis came to power in Germany in 1933, ये कहता है कि जब नाजी एक पार्टी थी जिसमें हिटलर सबसे फेमस थे, आप जानते ही हो। तो जब नाजी पार्टी जो है जर्मनी में पावर के साथ आई, रूल करने लगी 1933 में, तो आइंस्टाइन ने क्या किया, एमिग्रेटेड, आपको पता है अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पर परमानेंटली सेटल हो जाना। तो आइंस्टाइन कहाँ चला गया, जर्मनी को छोड़ के यूनाइटेड स्टेट चला गया, मीन्स अमेरिका में चला गया। 5 years लेटर क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन। एक जो न्यूक्लियर फिजन था, ठीक है, उसकी न्यूक्लियर फिजन क्या होता है कि प्रोसेस टू मेक अटोमिक बॉम्ब वगैरह बनाना, जहाँ पर इस तरीके का प्रोसेस चलता है कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है अटोमिक बॉम्ब का, दैट इज़ न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। जब ये डिस्कवरी चल रही थी कहाँ पर, बर्लिन में, बर्लिन यानी जर्मनी में। तब क्या हुआ कि 5 years लेटर, मतलब 5 साल बाद, जब डिस्कवरी चल रही थी एटॉमिक बॉम्ब्स को यूज़ करने की जर्मनी में, हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर। तो जो जितने भी अमेरिकन लोग थे ना फिजिक्स से,
वो अप्रोर यानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये जो डिस्कवरी चल रही है भाई, कोई बॉम्ब बन गया, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नेचुरल अपसेट तो होंगे। मैनी ऑफ देम, उनमें से काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट थे, हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिसिज्म। फैसिसिज्म क्या होता है? वन पार्टी डिक्टेटरशिप होती है। मतलब इसमें भी क्या हुआ था कि कुछ लोग जो थे ना, इस चक्कर में यूरोप से अमेरिका चले गए थे, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे आइंस्टाइन ने भी किया, वो भी जर्मनी छोड़ के कहाँ चला गया? यूनाइटेड स्टेट चला गया ना। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन अटोमिक बॉम्ब। और क्या हुआ कि अब उन्हें डर लग रहा है कि ये जो नाजीज हैं, इन्होंने ये जो बॉम्ब बनाया हुआ है, उससे डर लग रहा है कि किस तरीके से वो इसका यूज़ करेंगे, अगर उन्होंने यूज़ किया तो क्या इफेक्ट होगा, कितनी डिस्ट्रक्शन होगी, ये सब। ठीक है, मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम, क्लियर हो गया ना भाई, काफ़ी लोग जो है अपनी जगह से एमिग्रेट होने लगे, छोड़ के जाने लगे। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टाइन रॉट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब क्या हुआ, यू कैन से कि अर्जिंग, किसी अपनी कलीग की सलाह से, उसके रिक्वेस्ट करने पर आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। कब लिखा? 2 अगस्त 1939 को लिखा, जिसमें उसने वार्निंग दी। क्या दी? कि एक सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, मतलब जिस टाइप के बॉम्ब ये जर्मनी डेवलप कर रहा है, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर एक पोर्ट पे भी फट जाता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा पोर्ट तो डिस्ट्रॉय होएगा ही होएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, मतलब उसके जो आसपास के एरिया हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उसके वर्ड्स का इफेक्ट पड़ा। क्या इफेक्ट पड़ा? कि जो अमेरिकन थे उन्होंने डेवलप किया एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, उन्होंने भी चुपचाप अपना एक एटॉमिक बॉम्ब बना दिया। और इससे पहले जर्मनी अटैक करता, जर्मनी ने तो अभी कुछ नहीं किया, इससे पहले इन्होंने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया उस बॉम्ब को अमेरिकन ने। कहाँ पर? जापानीज सिटीज़ में। कहाँ पर? हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। आपको पता है ना कि World War II हुआ था जब इन दोनों जगहों पर बॉम्ब फेंका गया था। कब फेंका था? हिरोशिमा में आई थिंक 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को ये बॉम्ब विस्फोट एक्सप्लोड किया गया था। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब ये जो आइंस्टाइन था ये बहुत ज़्यादा हिल गया, ये सारी चीज़ देख के, इतने जो मतलब एक्सेस में डिस्ट्रक्शन हुआ, सीमा पार डिस्ट्रक्शन हुआ उसको देख के, बिकॉज वो तो उसने तो अच्छे के लिए बोला था, एक वार्निंग लेटर दिया था कि हाँ भाई कुछ गलत ना हो, लेकिन हुआ तो कुछ और ही। दिस टाइम, अब इस बार उसने क्या किया? ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड स्टेट। मिसिव क्या होता है? एक ऑफिशियल लेटर लिखना। उसने क्या किया? जनता की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड स्टेट्स को, ठीक है। इन इट, उसमें उसने क्या प्रपोज किया कि आप एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। वो कहता है पहले जो उसने लेटर लिखा था रोजवेल्ट को, यानी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था उसको, तब तो इफेक्ट पड़ा था, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट ओवर द डिकेड यू कैन से 10 years लेटर, नेक्स्ट 10 year, आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया किस में? पॉलिटिक्स में। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। अब उसने क्या किया? हर तरीके के आंदोलन किए। आंदोलन किस लिए की? आर्म्स बिल्डअप यानी वेपन्स बिल्डअप। जितने भी तरीके के वेपन्स या फिर बॉम्ब वगैरह कुछ भी बनाया जाता उसको ख़त्म करने के लिए। और उसने अपनी पॉपुलैरिटी का यूज़ किया किस लिए? कि वो कंपेन लगाता, किसके लिए? ताकि पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, डेमोक्रेसी आए, ठीक है, इसलिए। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, जब आइंस्टाइन की डेथ हुई 1955 में, तब वो 76 उनकी एज थी। दैट टाइम ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी। विजनरी कौन होता है? कि जो पहले ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर ले, ठीक है, इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे। तो उन्होंने क्या किया? उनको एक विजनरी का टैग दिया गया, उनको ऐसे सेलिब्रेट किया गया। एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, मतलब कि साइंटिफिक जीनियस तो वो थे, नो डाउट,
के साथ साथ वर्ल्ड सिटीजन भी थे, बिकॉज वो पीस के लिए, फ्रीडम के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए लड़ते थे, उनके लिए बोलते थे। और उन्होंने जो लेटर भी लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को, वो भी किस लिए था? लोगों की भलाई के लिए ही था ना। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक करेक्टर ट्रेट थी, किसकी? ह्यूमैनिटी की। दैट्स वाई उनको क्या बोला गया है? वर्ल्ड सिटीजन बोला गया, अपार्ट फ्रॉम साइंटिफिक जीनियस। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। हमें क्या पता चला कि जो हमारी ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड थी, तो ये जो ब्यूटीफुल माइंड होता है, ये ब्यूटीफुल माइंड सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को डेवलप करना है। अपार्ट फ्रॉम इट आपको सिंसियर एफर्ट्स भी करने चाहिए फॉर द वेलबींग ऑफ मैनकाइंड। एंड सेकेंड थिंग जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये है कि जहाँ तक रही साइंस की बात, कि जो साइंस है उसका यूज़ आप कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप उस साइंस को यूज़ करो फॉर द प्रमोशन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ना कि डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए। Thank you very much. Please like, share and subscribe our own YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am. Thank you.